आगे बोला है कि भाई साहब अंटिल द एडवेंट ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वॉज रिगार्डेड एज द अनादर बेसिक कंजर्वेशन लॉ ऑफ नेचर। क्या है यहाँ पे इसका मतलब, पहले इसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि अंटिल मतलब कि जब तक जो था एडवेंट मतलब कि डिस्कवरी वगैरह जो कि आइंस्टीन की थ्योरी जो थी रिलेटिविटी की, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो रिगार्डेड होता था एक अनादर बेसिक कंजर्वेशन लॉ ऑफ नेचर में, सिंस मैटर वॉज थॉट टू बी दी इंडस्ट्रिटिबल। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि जिसको हम नष्ट न कर पाएँ। तो जब तक आइंस्टीन ने जो अपनी थ्योरी थी रिलेटिविटी जब तक नहीं दी थी, तो हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थे उसको रिगार्ड करते थे एक बेसिक कंजर्वेशन लॉ ऑफ नेचर का, और जो मैटर है आपका वो ऐसा माना जाता था कि उसको हम डिस्ट्रक्टिबल नहीं कर सकते, मतलब उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो इट वॉज एन स्टिल जो अभी हमने माना है एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल यूज फॉर एग्जाम्पल इन द एनालिसिस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और इसका हम जो है बिल्कुल प्रमाण एकदम देख सकते हैं जो कि हम केमिकल रिएक्शन में देखते हैं। क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? केमिकल रिएक्शन में जो है आपका बेसिकली एक रीअरेंजमेंट होता है किसका, एटम का अमोंग द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। यही होता है वहाँ पे भाई साहब, कोई भी एटम रहता है वो दूसरे के संग मिलकर एक दूसरा मॉलिक्यूल बना लेता है, यही तो होता है। तो बोल रहे हैं यदि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है उस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की वो जो है लेस देन है उसके जो है क्या है टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, तो जो डिफरेंस अपीयर एज द हीट एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक आप समझो होता क्या है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब होती है कि ऐसी एनर्जी जो कि क्या होगी जब हमारा कोई भी एक एटम वगैरह जब आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है अपनी कुछ एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो जब वो अपनी मतलब कि मैं सिंपली भाषा में बोलूँ कि जो उसको पकड़ के रखती है आपस में बाइंड करके रखती है वो उस एनर्जी को हम बोलते हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी। देखो बाइंड का सेंस क्या होता है, बाइंड का मतलब होता है किसी को बांधना। तो एटम्स को मॉलिक्यूल्स में जो बांधे रखने वाली एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो अब इन्होंने बोला है कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, यदि वो लेस देन है उसके टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के, तो जो डिफरेंस अपीयर हो रहा है वो आपका हीट और जो है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। मतलब कि देखो कोई मॉलिक्यूल्स था आपका, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, जैसे कि आपका ये कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स था आपका, ये पूरा एक मॉलिक्यूल्स बना हुआ था, है ना। अब हुआ क्या कि इस मॉलिक्यूल्स के टूट के क्या हुआ कि कुछ हमें अलग अलग तरह से क्या मिल गए, एटम्स वगैरह या फिर कुछ और मॉलिक्यूल्स इस तरीके से मिल गए। तो अब हम ये देखेंगे और ये पाएंगे कि यहाँ पे जो हमें एनर्जी थी बाइंडिंग एनर्जी, वो मान लीजिए मैं ऐसे कुछ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, कुछ यहाँ पे वो जो थी आपकी मान लीजिए 5 जूल थी। लेकिन जब ये हमें दोनों मिले तो हमें क्या बाइंडिंग एनर्जी मिली, कुछ लगभग 4 जूल की एनर्जी हमें मिल रही है। अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि यार 1 जूल एनर्जी कहाँ गई, तो 1 जूल एनर्जी इन्होंने बोला है कि वो हीट के फॉर्म में निकल गई, और इससे ये पता चला कि जो रिएक्शन हमारी थी वो आपकी एक्सोथर्मिक थी नेचर में, है ना। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ आ गया होगा आपके लिए, इतना कोई कठिन नहीं है। और इसी का अपोजिट आप कर दो तो वो भी ट्रू होगा, क्या कि इट इज़ ट्रू फॉर एनर्जी एब्जॉर्बिंग। जब हम एनर्जी देते हैं एब्जॉर्ब कराते हैं तो वो जो होती है एंडोथर्मिक होती है। देखो दो तरह की आपकी रिएक्शंस होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि एनर्जी हमें वापस मिलती है, उस जो भी रिएक्शन हो रही है उससे हमें एनर्जी मिलती है, चाहे वो हीट के फॉर्म में मिले चाहे किसी और फॉर्म में मिले, लेकिन हमें हीट मिलती है, मतलब एनर्जी मिलती है। और एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि हम एनर्जी उस सिस्टम को देते हैं तब जाके वो कुछ वर्क वगैरह करता है, तब जाके वहाँ पे रिएक्शंस अगर होती हैं। तो बोल रहा है कि इसकी अपोजिट जो हमने ऊपर अभी केस देखा था एक्सोथर्मिक वाला, तो उसकी अपोजिट भी जो है क्या है ट्रू फॉर एनर्जी जो कि ऑब्जॉर्बिंग जिसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, उसके लिए भी ट्रू है। हाउएवर सिंस द एटम्स आर अ मेयरली रीअरेंज बट नॉट डिस्ट्रॉयड। अब बोल रहे हैं कि हम हालांकि ये जानते हैं कि जो हमारा एटम्स रहते हैं वो क्या होते हैं, केवल आपके रीअरेंज होते हैं मतलब आपस में, लेकिन वो डिस्ट्रॉय तो होते नहीं हैं। ऐसा तो है नहीं कोई भी एटम आपस में जुड़ा बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, वो ऐसा तो होता नहीं, बस रीअरेंजमेंट होता है उनका। तो जो टोटल मास जो रहता है उस रिएक्टेंट का वो जो रहता है सेम रहता है एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो इस ऊपर जो भी हमने इतना सारा पोर्शन पढ़ा है इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है कि भाई साहब वहाँ पे जो एनर्जी है वो तो कम ज़्यादा हो जाएगी, है ना। जो बाइंडिंग एनर्जी इन्होंने बोला है जैसे बोला है तो वो तो वहाँ पे कम ज़्यादा हो जाएगी, या फिर वो जो है रिएक्शंस हुई तो वहाँ पे एनर्जी उसकी कम ज़्यादा हो रही है। लेकिन
जो भी हमारा मास जो रहेगा किसी भी जब रिएक्शंस होती है उसमें जो मास रहेगा किसी भी रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट बनने के बाद जो है आपको उसका मास उतना ही मिलेगा। मतलब आपने कह लिए 2 मोल, मतलब कि मैं सिंपली भाषा में बोल रहा हूँ अभी, कि आपने कह लिया 2 मोल आपने कह ले लिया, सिंपल है आपके मैं बोलूँ तो, हाँ 2 ml, हाँ ये सही रहेगा। तो 2 ml आपने कोई भी एक लिक्विड लिया और एक दूसरा 2 ml कोई लिक्विड लिया और आपस में आपने रिएक्शंस वगैरह की और आपके लिए कुछ नया प्रोडक्ट बन के आया, तो भाई साहब वो 4 ml ही बन के आपके लिए आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 और 2 को आपने मिलाया और 5 ml आपके लिए बन के आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए इससे क्या पता चलता है कि मास जो रहता है वो हमें हमारा क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है ना। इससे ये पता चलता है। आगे देखो जरा क्या लिखा है, इन अ केमिकल रिएक्शन और द चेंज इन द बाइंडिंग एनर्जी आर टू स्मॉल, और चेंज होता है बाइंडिंग एनर्जी में, मतलब जो अभी आपने देखी थी कि मॉलिक्यूल्स को जो बांध रखने वाली एनर्जी जो थी जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं उसमें जो चेंज रहता है वो बहुत स्मॉल रहता है। और टू बी मेजर एज दी चेंज इन मास, तो उसे हम जो है एक मास की तरह भी चेंज कर सकते हैं, उसके मास में कितना चेंज आया उससे भी हम कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा यार कि इन्होंने बाइंडिंग एनर्जी जो है उसको इन्होंने मास से कैसे जोड़ दिया और ये कैसे बोल रहे हैं कि जो चेंज इन दी बाइंडिंग एनर्जी आर द टू स्मॉल टू बी मेजर एज द चेंज इन मास, तो ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो ये जो है वो ऐसे बोल सकते हैं कि आइंस्टीन ने अपनी एक थ्योरी दी थी जो कि है मास इक्विवेलेंट की, और उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी मास को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में और किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मास में। यदि आपके पास कोई जैसे एनर्जी है तो एनर्जी को इतना कंप्रेस किया जाता है कि वो जो है मास में बदल जाती है, मैटर में बदल जाती है। और कोई भी आपके पास एक मैटर है या फिर मास है तो उसको आप डिस्ट्रॉय वगैरह करके या जैसे भी उसको जो है तोड़ फोड़ के उससे आप एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हो। तो ये जो था आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन दी थी जिसको हम अभी जो बोलते हैं वो है आपकी E = mc², है ना। E = mc², इसको अभी पढ़ा जाता है या इसका लिखने का तरीका E = mc²। और ये उन्होंने अपनी एक क्वेश्चन दी थी। इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो m रहेगा वो आपका मास जो रहेगा किसी भी आप जो है क्या ले रहे हो उसका, और जो c रहेगा वो स्पीड ऑफ लाइट रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन बनाई। तो वहाँ पे c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, m इज द मास है आपका जो कि मास इक्विवेलेंट से बोला जाता है। तो ये जो आपका है वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, जो भी न्यूक्लियर प्रोसेस होती है जिसमें कि मास जो रहता है वो गेट कन्वर्टेड हुआ एनर्जी, इसके वाइस वर्सा, मतलब कि मास जो रहता है एनर्जी में बदलता है, एनर्जी मास में बदलती है, और जो कि आपकी न्यूक्लियर प्रोसेस में आपको देखने को मिलता है। दिस इज द एनर्जी विच इज रिलीज इन द न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और ये जो एनर्जी आपको मिलती है वो आपको कहाँ पे मिलती है, न्यूक्लियर पावर में, जो भी जनरेशन हम कराते हैं उसमें, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो होते हैं उसमें। तो ये आपके लिए था यहाँ पे। आगे और क्या लिखा वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, आगे देख लेते हैं, कोई टॉपिक छूटा नहीं है। और बाकी का ये जो रहते हैं ना ब्लू बॉक्स में, ये जो है आपके लिए खुद के पढ़ने के लिए, कभी एग्जाम में इनसे कुछ आता नहीं है, इसलिए सिंपली जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जरा इसको पढ़ते हैं हम, क्या लिखा भाई साहब। आगे जो लिखा है इन्होंने कि एनर्जी जो है आपकी, हमें बोल रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन एक और आना चाहिए भाई साहब, स्केलर और आपका वेक्टर का क्या फंडा है, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा शायद, तो आपको मैं सिंपल में बता देता हूँ स्केलर का क्या मतलब होता है। तो स्केलर का मतलब होता है कि बे क्वांटिटी, है ना। स्केलर का मतलब होता है आपका, स्केलर से मतलब क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी विच हैज़ नो डायरेक्शन बट हैव मैग्नीट्यूड, है ना। इसको याद कर लीजिए आप। इसकी डेफिनेशन है कि वो क्वांटिटीज़, है ना, माफ़ कीजिएगा इसका जो है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, है ना। तो वे क्वांटिटीज़ जिसके पास जो है कोई भी डायरेक्शन नहीं होती हैं लेकिन इनके पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है जरा वो भी समझ लीजिए। जैसे हम आपने देखा होगा बोलते हैं भाई साहब 2 किलो, हम बोलते हैं 2 मीटर, हम बोलते हैं 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो दो आ रहा है ये दो दो इसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। किसी भी क्वांटिटी में क्या होता है, या कोई भी जो दुनिया की किसी भी क्वांटिटी को आप लो उसमें मैग्नीट्यूड होता है, चाहे वो भले ही 1 हो 0 हो कुछ भी हो, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका होता है। तो ये जो 2 दिख रहा है आपको इसको भूल जाओ, तो बाकी का जो 2 दिख रहा है जो नंबर वैल्यू है उसे हम उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना।
मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जिसके पास कोई भी डायरेक्शन ना हो लेकिन उसके पास मैग्नीट्यूड हो तो उसे हम बोलते हैं स्केलर। और एक और होता है आपका जिसे हम बोलते हैं आपका क्या, वेक्टर, है ना। तो ये जो है आपकी वेक्टर की होगी, लेकिन वेक्टर में क्या होता है, उसके पास हैज अ डायरेक्शन, है ना। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, विच हैज अ डायरेक्शन एंड जो है मैग्नीट्यूड। तो ऐसी जो है क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं तो उसे हम बोलते हैं आपका क्या, उसे हम बोलते हैं आपका, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास आपका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे हम बोलते हैं वेक्टर। तो फिजिक्स में आप आगे चल के पढ़ोगे इसके बारे में पूरा विस्तृत में, तो वो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। तो स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटी होती है। स्केलर वो जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब डायरेक्शन भी कैसे होता है वो भी ज़रा समझ ही लो आज। तो डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि जैसे हम बोलते हैं आपके पास क्या है भाई साहब, फोर्स है ना। तो जब फोर्स की हम बात करते हैं तो जो फोर्स रहता है भाई साहब किस डायरेक्शन में लगा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि जैसे आपने क्या किया, किसी बॉक्स को इधर से पुश किया तो ये कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा। यदि आपने उसी बॉक्स को इधर से पुश किया तो ये कहाँ जाएगा, इधर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। मैग्नीट्यूड आप जैसे इसमें क्या लगा रहे हो, 2 न्यूटन का बल लगा रहे हो, तो आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है ना। आपने जैसे नीचे से लगा दिया तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, तो उसे हम बोलते हैं उसका क्या, वो वेक्टर है। तो फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब इन्होंने हमसे ये बोला था कि भाई साहब एनर्जी जो है, एनर्जी ऊर्जा, वो एक स्केलर क्वांटिटी। अब ऐसा क्यों बोला वो जरा समझो। क्योंकि ऊर्जा जो होती है वो एक क्या है, स्केलर है। इसका मतलब यह है उसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है देखो, जैसे आपके पास पतीले में क्या रखा है, जैसे कि आपका कोई पानी है ना, और आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, है ना, एनर्जी देके। तो जब इसको हीट करते हो तो क्या ऐसे रहता है कि ये जो है बिल्कुल, यदि आपने यहाँ से हीट किया तो बिल्कुल यहीं यहीं से हीट होगा, बाकी इधर हीट नहीं हो सकता, इधर हीट नहीं हो सकता, है ना। तो एक तरीके से जो हम बोल रहे हैं तो वो क्या है आपका, वहाँ पे हर एक डायरेक्शन से ये लग रहा होता है। या मैं सिंपली बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसे साउंड है आपका, है ना, आवाज़ जो आती है आपके पास, तो आवाज़ जब आती है तो वो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से आई है तो सिर्फ सिंपली आपको यही वाला बंदा सुन पाएगा उसको, है ना। आपको तो यहाँ पे, यदि आप यहाँ बैठे हो तो भी सुन पाते हो, है ना। तो इसके पास क्या, कोई डायरेक्शन नहीं है। यदि आपने इधर से आवाज़ को निकाला तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे बंदा बैठा है सिर्फ उसको सुनाई दे, आपको यहाँ पे सुनाई देगी। आप यदि जो है यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, इधर जो है आपका ये, आप यदि यहाँ पे बैठे हो तो भी आपको सुनाई देगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी के पास डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वट ऑल कंजर्व क्वांटिटीज नॉट नेसेसरली स्केलर। लेकिन ये याद रखिए कि जितनी भी कंजर्व क्वांटिटी हैं वो ज़रूरी नहीं है वो क्या हो, सारी की सारी आपकी क्या होनी चाहिए, स्केलर होनी चाहिए। मतलब कि उनके पास मतलब डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड ऐसा होना चाहिए, ऐसी कोई भी ज़रूरी बात नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज आपको देखने को मिलेगी आगे चल के कि वो जो रहेंगी कंजर्व भी रहेंगी और आपकी क्या रहेंगी, एक वेक्टर भी रहेंगी। चल के बात करेंगे उसकी डिटेल में, अभी तो बस आप पढ़ते जाओ। तो अब लिखा भाई कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम एंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम बोथ वेक्टर्स ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आल्सो कंजर्व क्वांटिटीज। याद रखिए कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है आपका और टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ये दोनों ही क्या है, वेक्टर्स हैं ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और कंजर्व क्वांटिटीज है ये, है ना। मतलब कि पहले तो आपको ये जानना जरूरी है यार कि लीनियर मोमेंटम क्या और एंगुलर मोमेंटम क्या है ना। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है तो उसको ज़रा समझो पहले। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी हमारी है, मतलब कि ऐसे कोई करके बॉडी है, तो वो कुछ अपने, इसके पास कुछ मास होगा और ये जो है कुछ वेलोसिटी से जब चल रही होगी तो इसका जो क्या होगा, एक मोमेंटम बनेगा। मतलब इसका चलने का एक जो है क्या होगा, जब ये मोशन में रहेगी तो उसके पास क्या हो जाएगा, एक मोमेंटम आ जाएगा, है ना। और उसकी वजह से ये मोशन कर रही होगी। तो वो जो मोशन होगा, जो लीनियर मोमेंटम होगा, उसे हम सिंपली एम भी करके डिनोट करते हैं और उसका जो है वो लीनियर मोमेंटम होता है। ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली जो है आपका, आप शब्दों में बोलो तो वो ये है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि रोटेशनल मोमेंटम हो, है ना। रोटेशनल मतलब कि कोई भी बॉडी जब अपना सर्कुलर मोशन वगैरह कर रही हो और उसमें जब कुछ मोमेंटम हो तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन मोमेंटम। और ये सारी चीज़ें आपकी आगे चल के आएंगी, इसलिए आप इनके बारे में ज़्यादा चिंतित अभी मत हो। जो जो आपका इस बुक में लिखा है बस मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ, नहीं तो ये वीडियो जो है 2-3 घंटे खिंच जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा, है ना।
जो चीज़ें अब आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आपको अभी से बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई मतलब नहीं इनका। तो मैं सिंपली आपको, जैसे लीनियर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, इनको मैंने सिंपली आपको बता दिया ये होता है। अब ये जो दोनों है वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ये जो रहती हैं आपकी कंजर्व क्वांटिटी रहती है। कंजर्व इस तरह से रहती है, जरा ध्यान से सुनो। जैसे कि एक बॉल है ना, और उसके पास कुछ मोमेंटम है, तो ये जो बॉल अपने मोमेंटम के संग जा रही है और किसी दूसरी बॉल के संग ये जो है स्ट्राइक करे या फिर कोलिजन करे, तो यहाँ पे जो इसका मोमेंटम रहेगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व होने के कारण ये जो रहेगी वो इसको ट्रांसफर कर देगी, जिसके कारण से ये भी अपने मोशन में जाएगी और ये भी, इसके पास भी कुछ मोशन आ जाएगा, है ना। इसका m1v1 हो जाएगा, इसका जो इसका क्या हो जाएगा, m2v2 हो जाएगा, इसका m1v1 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि जो m1v1 है वो इक्वल टू है m2v2 के। अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपकी क्लास 11 की फिजिक्स, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ इस लेक्चर को। ये तो बस इंट्रोडक्शन है अभी तो आपके लिए, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे वो जो रहेगा कंजर्व रहेगा। और आगे बोला इन्होंने कि दीज लॉस कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन द मैकेनिज्म। आप ये जो लॉस हैं हमने अभी निकाले हैं, या मैंने आपको जो बता रहा था कि भाई साहब लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और ये जो है आपके न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन से ही हमने निकाले हुए हैं। वट दियर वैलिडिटी डज बियॉन्ड द मैकेनिज्म, और उनकी वैलिडिटी जो है, मतलब कि इनका जो है ट्रू और फॉल्स होना, भाई साहब ये जो होंगे नहीं होंगे, वो जो है बियॉन्ड द मैकेनिज्म है ना। मतलब किसके ऊपर, जो हम मैकेनिज्म जो हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर, या फिर बोल सकते हैं इसके बाहर भी इसको हम पढ़ा जा सकता है, और इतना अधिक इसका क्या है यूज़ आएगा, इसकी वैलिडिटी आएगी। अब बस समझते जाओ बिल्कुल, है ना। और दे आर द बेसिक कंजर्वेशन लॉ ऑफ नेचर है, ये जो रहते हैं आपके बिल्कुल बेसिक कंजर्वेशन लॉ ऑफ नेचर है इन ऑल दी डोमेन्स में। डोमेन्स फिर से मैं बोल देता हूँ, चाहे आप भाई साहब अंतरिक्ष की बात करो, चाहे पृथ्वी की बात करो, कहीं भी किधर पे भी जाओगे, जो एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा फेनोमेना है, ऐसा लॉ है ना नेचर का। इवन इन दोज वेयर न्यूटन्स लॉ मे नॉट बी वैलिड, और वहाँ पे भी ये आपको वैलिड मिलेंगे जहाँ पे आपका न्यूटन्स के लॉ तक वैलिड नहीं होंगे, वहाँ पे भी मिलेंगे। देखो कितनी बड़ी बात कह दी है ना। अब आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि बिसाइड दियर जो है ग्रेट सिंपलिसिटी एंड जनरलिटी, बोल रहे हैं कि इनकी जो है ग्रेट मतलब किसके अलावा इनकी जो है क्या है, एक ग्रेट सिंपलिसिटी और जनरलिटी, और जो है इनका कंजर्वेशन लॉ ऑफ नेचर आर वेरी यूजफुल इन प्रैक्टिस टू। इनकी सिंपलिसिटी और जनरलिटी के अलावा भी जो कंजर्वेशन लॉ जो है नेचर का, वो जो है उसका यूज़फुल होता है हमारे दैनिक जीवन में। कैसे होता है वो मैंने अभी ऐसे ऊपर बताया था कि एक बॉल दूसरी बॉल से टकराई तो उसने वो अपना मोमेंटम उसको संग ट्रांसफ़र करा, तो ऐसे करके हम इसका यूज़ करते हैं। तो इट ऑफन हैपन्स दैट वी कैन नॉट बी सॉल्व द फुल डायनामिक्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग अ डिफरेंट पार्टिकल एंड फोर्सेस। तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है ना, कि ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलेगा भी कि हम जो रहते हैं सॉल्व नहीं कर पाते हैं फुल डायनामिक्स को। डायनामिक्स मतलब क्या होती है, जो भी मोशन वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम पूरा जो है सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हुई जिसमें कि इन्वॉल्व हो गया पार्टिकल्स, फोर्स, मतलब कई तरह के फोर्स लग रहे हैं एक ही बॉडी पे, उसमें कई सारे पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह से उसमें हम क्या नहीं कर पाते हैं, उससे रिलेटेड उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे जो है आपका द कंजर्वेशन लॉ कैन स्टिल प्रोवाइड अ यूजफुल रिजल्ट, और वहाँ पे जो हमारा कंजर्वेशन लॉ जो है आपका, जो ऊपर आपने देखा लीनियर मोमेंटम हुआ, एंगुलर मोमेंटम हुआ, वो हमें जो है एक यूज़फुल रिजल्ट दे पाते हैं और उसमें हमारी मदद कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इन्होंने बोला जैसे कि बी में नॉट नो द कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस दैट एक्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन, मतलब कि जब भी आपकी एक क्या होती, कार वगैरह का एग्जांपल ले सकते हो, जब वो आपस में टकरा रही होती हैं, कोलिजन कर रही होती हैं, तो हम वहाँ पे नहीं जानते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से कॉम्प्लिकेटेड फोर्स लग रहे होते हैं ना। ऑफ अ टू ऑटोमोबाइल्स, मतलब कि दो ऑटोमोबाइल्स आपस में जब टकराती हैं या फिर बोल सकते हैं कोलिजन कर रही होती हैं, तब हम नहीं जानते कि उनके बीच में क्या फोर्स लग रहे होते हैं, क्या हो रहा होता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे लिए, लेकिन फिर भी जो मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन लॉ है हमें इनेबल करता है जो है इससे बाईपास होने के, मतलब इससे जो है हमको हट के जो उसकी मतलब सॉल्व कर पाएँ, इसका हमें एक बाईपास देता है द कॉम्प्लिकेशन एंड जो है प्रेडिक्ट और रूल आउट पॉसिबल आउटकम से ऑफ द कोलिजन्स के, है ना। तो इन जो मैंने अभी ऊपर लिया था ना, वो ऐसे जैसे m1v1 करके और m2v2 करके हम जो उससे कई तरह से निकाल सकते हैं। भाई उस समय उसका मास क्या रहा होगा, उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, यदि वेलोसिटी पता है तो आप उसका फोर्स निकाल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और ये सब आगे चल के आप देखने को मिलेगा।
अब बोल रहे हैं भाई साहब, है ना, न्यूक्लियर एंड जो है एलिमेंट्री पार्टिकल फेनोमेनास में आल्सो द कंजर्वेशन लॉ आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ एनालिसिस। चाहे आप न्यूक्लियर की बात करो, चाहे आप जो कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करो, सभी में जो रहेगा आपका कंजर्वेशन लॉ एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह यूज रहेगा, आएगा, है ना। और इंडीड यूजिंग द कंजर्वेशन लॉस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फॉर अ बीटा डेके, वोल्फगैंग पॉली जो कि 1958 तक रहे, उन्होंने करेक्टली प्रेडिक्टेड इन द 1931 द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू पार्टिकल्स नाउ कॉल्ड द न्यूट्रिनो इमिटेड इन द बीटा डेके अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन। देखो, अब ये पार्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो क्या है। इन्होंने बोला है कि कंजर्वेशन लॉ का यूज़ करते हुए, है ना, जो कि आपका एनर्जी और मोमेंटम वाला जो है फॉर बीटा डेके के लिए, तो एक वोल्फगैंग पॉली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन दोनों का यूज़ किया। किसका? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ करके उन्होंने जो बीटा डेके होता है उसमें ये प्राप्त किया कि भैया इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो है आपका, जब बीटा डेके होता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसका नाम न्यूट्रिनो है। और उन्होंने कैसे किया? उन्होंने सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ किया। उन्होंने कहा भैया इतना इलेक्ट्रॉन निकला है तो बाकी का क्या हुआ, बाकी का कहाँ गया। तो उस तरह से उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करके बताया कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ न्यूट्रॉनो एक पार्टिकल है, जिस उन्होंने कहा एक न्यू पार्टिकल है जो कि न्यूट्रॉन है, वो भी निकलता है बीटा डेके में। और उन्होंने किसका यूज़ किया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ वहाँ पर किया। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत। आगे लिखा कंजर्वेशन लॉज हेल्प अ डीप कनेक्शन विथ जो है सिमेट्रीज ऑफ नेचर। बोल रहे हैं जो कंजर्वेशन जो लॉ हम पढ़ते हैं उसका एक डीप कनेक्शन है, बहुत ही गहरूनी उसका संबंध है किसके संग? सिमेट्री के संग, नेचर के। सिमेट्री नेचर क्या है भाई साहब? तो नेचर में जब कोई भी चीज़ होती है तो उसका जस्ट अपोजिट भी होता है ना, तो उसी को उन्होंने बोला है कि सिमेट्री ऑफ नेचर के संग भी इसका बहुत अच्छा गहरा कनेक्शन है। और जो कि आप दैट यू विल एक्सप्लोर इन मैन में जो है आपका करोगे मोर एडवांस कोर्सेज है ना फिजिक्स में। आगे चल के जब आप फिजिक्स पढ़ोगे या 12th में या फिर आगे चल के भी, तो वहाँ पे आप जानोगे किस तरह से ये जो आपका कंजर्वेशन लॉ है वो जो है सिमेट्री ऑफ नेचर के संग मिलता है आपको। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दे ही देता हूँ। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊँ तो चलो छोड़ो, मैं अभी नहीं देता हूँ क्योंकि मैं अभी एग्जांपल वो दे दूंगा तो आपको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा माइंड में, इसलिए उसको रहने देते हैं अभी, है ना। उन्होंने जब खुद ही बोला इनको आप आगे बढ़ोगे तो क्या मतलब फिर। देखिए इन्होंने दिया है फिर एक एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल के लिए एन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट द लॉस ऑफ नेचर डू नॉट चेंज विद टाइम। तो बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए ये देखिए कि एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लॉस ऑफ नेचर हैं आपके, मतलब कि जो भी प्राकृतिक नियम जो हैं वो क्या होते हैं आपके, चेंज नहीं होते हैं समय के संग। और इफ़ यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन योर लेबोरेटरी टूडे एंड रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट इन द सेम ऑब्जेक्ट अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन आफ्टर अ ईयर द रिजल्ट आर बाउंड टू बी सेम। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि बिल्कुल सही चीज़ है ये, और ये प्रैक्टिकल भी इसको देखा गया है कि कोई भी चीज़ जो है हमारे नेचर में जो भी लॉस वगैरह है वो समय के संग नहीं बदलते हैं ना। कैसे नहीं बदलते हैं कि जैसे आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की या कुछ भी ऐसा आपने किया जो कि लैब में किया आज के समय में, और उसको 10 साल या 100 साल बाद भी देखोगे तो वो आपको क्या रहेगा, उसी एक्सपेरिमेंट को जब आप करोगे तो वो आपको वैसा ही रिजल्ट देगा जो आपको 10 साल या 100 साल पहले दिया था। मतलब कि समय के संग ऐसा कुछ भी नहीं बदलता है ना, ये यहाँ पे बोला गया है। और फिर देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, आफ्टर अ ईयर मतलब कि साल बाद करोगे तब भी वही आपको रिजल्ट मिलेंगे, और जो रिजल्ट आर बाउंड टू बी द सम, और वो जो रिजल्ट मिलेंगे आपको बिल्कुल सेम ही मिलेंगे। और इट टर्न्स आउट दैट, और ये हमें ये बताता है कि दिस सिमेट्री ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसलेशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इज इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोल रहे हैं कि ये हमें ये बताता है कि आउट दैट दिस सिमेट्री ऑफ नेचर से कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट होना समय में एक इक्विवेलेंट है, मतलब कि बराबर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। मतलब कि समय भाई साहब कितना ही चेंज होता रहा है लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा ही सेम रहता है, इक्विवेलेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये निकलता है यहाँ से। और लाइक वाइज जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे आपका है क्या स्पेस, स्पेस क्या एक होमोजेनियस है। अब यहाँ पे वर्ड आया आपके लिए होमोजेनियस, इसका मतलब क्या है, इसका एकदम यदि हम कॉमन वर्ड में इसको निकालें तो उसका मतलब क्या है, स्पेस इज या होमोजीनियस। तो जरा उसको समझिए पहले, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो होमोजेनियस का मतलब यहाँ पे ये है कि ब्रह्मांड जो है आपका, स्पेस जो है आपका, वहाँ पे कोई भी फेनोमेना, कोई भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कोई भी चीज़ जो रहेगी हर जगह आपको सेम ही मिलेगी।
कोई भी ऐसी प्रेफर्ड लोकेशन नहीं है यूनिवर्स में जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई साहब ये लो एप्लीकेबल है और ये लो एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा आपको कुछ नहीं होगा, होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि पूरे स्पेस में जो चीज़ें आपकी इस एरिया पे हो रही, इस लोकेशन पे हो रही है, वही आपको यहाँ पे मिलेंगी, वही आपको यहाँ पे मिलेंगी। हर जगह सेम मिलेगा, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि एक प्रेफर्ड ऐसी लोकेशन होगी यूनिवर्स में जहाँ पे वो चीज़ हो रही होगी या उसके अलावा और कहीं नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ से ये आपका वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेस क्या है, एक होमोजीनियस है, मतलब कि एक ऐसा है जहाँ पे कि हर एक चीज़, हर एक लो, हर एक फेनोमेना उसी तरीके से होगा जैसा कि यहाँ पे मतलब एक जगह पे हो रहा, वहीं पे दूसरी लोकेशन ले लोगे तो वहाँ पे भी वैसे ही आपको मिलेगा। इस लाइन का ये मतलब था, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फिर लिखा कि टू पुट इट मोर क्लियरली, इसको और आसानी से और इसका हम समझें इसका सही तरीके से, तो जो लॉ ऑफ नेचर आर द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, तो वो यहाँ पे बोला गया है इस वर्ड का, इस जो लाइन का मतलब कि जो लॉ ऑफ नेचर है आपके हर जगह यूनिवर्स में सेम रहते हैं। आगे लिखा है क्वेश्चन एक चेतावनी टाइप में कि भाई साहब जो द फेनोमेना में डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब जो फेनोमेना आपके प्लेस टू प्लेस डिफर करेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरिंग जो है कंडीशन एट जो है डिफरेंट लोकेशन। देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए आई है। अभी इन्होंने बुक वालों ने बोला है कि भाई साहब जो भी आप कोई भी स्पेस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो लो जो फेनोमेना आपको सेम दिख रहा है वही सेम आपको मिलेगा कहाँ पे, जब आप किसी दूसरे जगह पे चले जाओगे। और फिर आगे क्या बोला इन्होंने कि भाई साहब उसमें कि जो लोस और जो फेनोमेनास वो डिफ़र भी करेंगे जैसे जैसे कंडीशन करेंगी डिफ़र आपकी डिफरेंट लोकेशन पे। तो भैया इसका ये मतलब है कि कहीं पे जैसे फेनोमेनास है आपका, जैसे हम शॉर्ट में लेके चलें कोई भी क्या हीट है, तो कहीं पे यार कहीं हीट ज़्यादा है तो कहीं पे हीट थोड़ी कम भी होगी। अब कोई ऐसा फेनोमेना है जो कि हीट पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए तो फिर वो जो हीट है उसका वो भी तो मेन कारण हो जाएगा ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो आपने यहाँ पे कोई टेस्ट की चीज़, तो ऐसा नहीं होगा कि आप इस इलाके में करोगे तो भी आपको वही मिलेगा। आपका जो रिजल्ट है वो सेम जब आएगा जब जो हीट यहाँ पे है और जो हीट यहाँ पे है वो सेम हो, है ना। ये यहाँ पे बोला गया, लेकिन जो फेनोमेना होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, है ना। ये इसका मतलब है। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से दिए हैं, जैसे कि इन्होंने कहा भाई साहब जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी एट अ मून इज अ 1/6 दैट एट द जो है अर्थ के। क्यों होता है भैया? क्योंकि जो मून की ग्रेविटी है वो 1/6 है किसके, अर्थ के। अर्थ की जैसे ग्रेविटी है 1 है, तो वहाँ पे जो मून होगा वो 1/6 होगा, मतलब कि 1/6 आप जब डिवाइड करोगे, इतनी कम ग्रेविटी है किसकी, मून की। तो अब भैया कोई भी जो आपका एक्सेलरेशन दिखेगा आपको तो 1/6 ही दिखेगा। मतलब कि जैसे हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे कोई हमारा जो व्हीकल है वो यदि क्या है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही होगी, तो मून पे जाके वो ही जो है 2/6 आप कर दोगे तो वो कितनी हो जाएगी आपकी जो है 1/3। इस तरह से वो इतनी स्पीड के संग चलेगी या इतनी वेलोसिटी के संग चलेगी। तो ये यहाँ पे मतलब है, क्यों? वहाँ पे उसकी ग्रेविटी 1/6 है, तो ये यहाँ पे बोलेगा। लेकिन फिर भी जो लो ऑफ ग्रेविटेशन है वो तो सेम ही रहेगा ना, भले ही वहाँ पे उसका एक्सेलरेशन या फिर उसकी जो ग्रेविटी वो डिफर हो गई है, लेकिन जो आप वहाँ पे नियम लगा रहे हो, जिस नियम से आप उसका जो है वैल्यू फाइंड कर रहे हो एक्सेलरेशन वगैरह की, वो तो सेम ही रहेगी। तो इसलिए जो वहाँ पे जो लो ऑफ ग्रेविटेशन है वो सेम ही रहने वाला, बोथ ऑन द मून एंड एक्सेलरेशन के मतलब अर्थ के, है ना। तो ये यहाँ पे बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। आगे देखिए क्या लिखा है, दिस सिमेट्री ऑफ द लॉ ऑफ द नेचर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसलेशन इन स्पेस गिव राइज टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यही सिमेट्री जो है आपकी लॉस की ऑफ नेचर की, जो कि रिस्पेक्ट टू जो है ट्रांसलेशन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है स्पेस में, हमें क्या देता है, गिव कर एक देता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। मतलब ये से जो सारी चीज़ें, जो सारे फेनोमेना से हम ये इस चीज़ का एकदम प्रमाण ले सकते हैं या फिर हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो कंजर्वेशन है आपका लीनियर मोमेंटम का हो रहा है। सिंपल चीज़ें, कोई भी यहाँ पे बिल्कुल कठिन बड़े है ही नहीं, है ना। सिंपल है, मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, हिंदी वो इंग्लिश से हिंदी कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या लगा आगे कि इन द स्पेस बोल रहा है, इन द माफ कीजिएगा, इन द सेम वे आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस। अब आपके लिए एक और नया वर्ड आया, आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी का मतलब पहले मैं आपको बताऊंगा फिर आगे प्रोसीड करूंगा। तो आइसोट्रोपी समझिए क्या होता है। तो आइसोट्रोपी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि हर डायरेक्शन से सेम ही रहे, है ना। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन से देखोगे उसको तो वहाँ पे आपको जो है सेम ही मिलने वाला है, उस चीज़ को हम बोलते हैं आइसोट्रोपी। आइसो का यहाँ पे मतलब होता है इक्वल, ट्रोपी का मतलब यहाँ पे होता है डायरेक्शन। तो हर एक डायरेक्शन से बिल्कुल हमको सेम चीज़ मिले उसे हम आइसोट्रोपी बोलते हैं।
तो बोल रहे हैं कि इसी वे में जो हमारा स्पेस है वो जो कि एक आइसोट्रॉपी है, मतलब जो स्पेस की आइसोट्रॉपी है ना, यहाँ पे इसका मतलब भी लिखा है कि नो इंट्रिंसिकली प्रिफर्ड डायरेक्शन इन स्पेस, मतलब कि स्पेस में कोई भी ऐसी प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है। तो वो यहाँ पे बोला गया है कि इन सेम वे जो आइसोट्रॉपी स्पेस अंडरलाइज करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि जो हमारा स्पेस है वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी बिल्कुल सिद्ध होता है, या फिर एंगल जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसका भी हम क्या कर पाते हैं, यूज़ वहाँ पे कर पाते हैं, ये यहाँ पे बोला जा रहा है ना। अब आगे देखिए क्या बोला गया, द कंजर्वेशन लॉ ऑफ द चार्ज एंड अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल कैन आल्सो बी रिलेटेड टू जो है क्या सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज। तो इस पूरे पोर्शन को मैं आपको बता रहा हूँ क्या है ना, तो उसको समझ आ रहा। तो इसका लाइन का इतना मतलब है कि जिस तरह से हमने लीनियर मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को, जो भी हमारा सिमेट्री है इस नेचर की उससे जोड़ा है, उसी तरीके से हम जो हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को और जितने भी हमारे क्या जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं उनके गुणों को या जो भी वो अपनी एक नेचर शो करते हैं उसको भी हम रिलेट कर सकते हैं इस एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्री से, मतलब कि जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जिसका कोई भी जो है एक आकार नहीं है, उस सिमेट्री से जो कि नेचर की है उससे रिलेट कर सकते हैं ना। तो बस इतना ही इसमें लेक्चर में आपके लिए है और इतना कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट इसमें था नहीं। बाकी का मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर 1 से आपके इम्पोर्टेंट इतने क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। बाकी का ये जो क्या है आपके लिए एक इंट्रोडक्शन है, और जिस बंदे ने भी ये जो मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड करा है चैप्टर 1 के, उनको यदि ध्यान से देख लिया तो पूरा आपके लिए चैप्टर एकदम हलवा हो जाएगा, है ना। और बाकी का अब जो हम अगले चैप्टर मतलब कि जो अगले आपके लेक्चर्स आएंगे उनमें हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे और उसके हम बारे में जानेंगे समझेंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। यदि आपने बिल्कुल पूरा देख लिया है तो प्लीज़ इसे जो है शेयर और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और फिर हम देखेंगे कि और हम क्या आपके लिए आगे लाने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।